नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी जी हाँ, मैं स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज आपको जो है मानव जनन का दूसरा भाग बताया जाएगा। पहला भाग आपको बताया गया है जिसमें मानव में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है, युग्मकों का निर्माण किस तरीके से होता है आपको बताया गया, और लैंगिक जनन को तीन अवस्थाओं में विभाजित किया गया। किसमें निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया कि किस तरीके से युग्मक जनन होता है, थोड़ा सा आपको बताया गया। उसके बाद शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन। अभी आपको बताया जाना बाकी है किस तरीके से शुक्राणुओं का निर्माण होता है और किस तरीके से अंडाणुओं का निर्माण होता है। लेकिन उससे पहले आपको बताया गया वृषण के बारे में, ठीक है, जिसे नर जनन अंग कहा जाता है। नर जनन अंग क्या है? वृषण, जिसे प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है ना, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राथमिक जनन अंग के रूप में वृषण के बारे में बताया गया। वृषण की आंतरिक संरचना बताई गई। अब उसी क्रम में आपको आगे जो बताया जाएगा आज, वह होगा मादा जनन अंग। आज आपको मादा जनन अंग के बारे में बताया जाएगा कि मादा जनन अंग क्या है और किस तरीके से मादा जनन अंग कार्य करता है, ठीक है। तो हम चलते हैं, आपको बताते हैं मादा जनन अंग। मादा जनन अंग या इसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। मादा जनन अंग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम आपको बताते हैं मादा जनन अंग जो होता है, जैसे आपको नर में बताया गया, नर जनन अंग को दो भागों में बांटा गया, एक प्राइमरी यानी प्राथमिक जनन अंग और एक दूसरा द्वितीयक जनन अंग। तो नर में जो प्राथमिक जनन अंग था वो क्या था? टेस्टिस, जिसे वृषण कहा जाता है। उसी तरीके से मादा में भी प्राथमिक जनन अंग पाए जाते हैं। मादा में जो प्राथमिक जनन अंग होता है वह होता है अंडाशय या ओवरी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको मादा जनन अंग के बारे में बताएंगे, यानी मादा जनन अंग को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला जिसे कहते हैं प्राथमिक जनन अंग, ठीक। प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। अब इसी प्राथमिक जनन अंग को हम अंग्रेजी में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब मादा में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है वह आपको हम बता देते हैं, ठीक है। मादा में यानी प्राथमिक जनन अंग के रूप में कौन कार्य करता है? अंडाशय। अंडाशय जो होता है वो किसका कार्य करता है? प्राइमरी जनन अंग यानी प्राथमिक जनन अंग, अंडाशय या ओवरी, ठीक है। यह क्या है? प्राथमिक जनन अंग है जो मादा में कार्य करता है। अब जो दूसरा है, हमने बताया आपको मादा जनन को दो भागों में बांटा गया, प्राइमरी जनन अंग यानी प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक या सहायक जनन अंग, ठीक है। दूसरा जो होगा द्वितीयक या सहायक जनन अंग, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं एक्सेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब जो एक्सेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसे सहायक जनन अंग कहते हैं। जो प्राइमरी जनन अंग होता है, मुख्य अंग होता है, जिसे अंडाशय कहा जाता है। अंडाशय जो होता है, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो हम द्वितीयक, अब जो प्राइमरी हुआ अंडाशय, अंडाणु का निर्माण यहाँ पर होता है, और दूसरा जो होता है यह मुख्य अंग नहीं कहा जाता है, सहायक अंग होता है जो जनन में सहायक होते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से सहायक जनन अंग पाए जाते हैं उनके बारे में, ठीक है। सहायक जनन अंग कई होते हैं, जैसे पहला हो गया
गर्भाशय। जो पहला होगा तो क्या होगा, गर्भाशय। ठीक है, अभी हम डायग्राम के माध्यम से दिखा देते हैं। गर्भाशय हो गया, जिसे अंग्रेजी में यूटेरस कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा होगा अंडवाहिनी। इसमें क्या पाई जाती है, गर्भाशय के बाद एक जोड़ी अंडवाहिनी। एक जोड़ी अंडवाहिनी। ठीक है, उसके बाद अंडवाहिनी के बाद क्या पाया जाता है, योनि पाई जाती है। योनि, जिसे इंग्लिश में वेगेनिया कहा जाता है। वेगेनिया। और इसके बाद जो होता है, बाह्य ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक है, बाह्य ज्ञानेंद्रिय, बाह्य ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अब जो बाह्य ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसे एक्सटर्नल जेनाइटिला कहा जाता है। जेनाइटिला, एक्सटर्नल जेनाइटिला कहा जाता है। अब इसके बाद जैसे गर्भाशय हो गया, एक जोड़ी अंडवाहिनी, योनि हो गया, बाह्य ज्ञानेंद्रिय हो गई, और अब इसमें क्या पाई, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। एक जोड़ी स्तन ग्रंथि। ठीक है, ये क्या हुए, ये मादा के सहायक जनन अंग कहे जाते हैं, जो जनन में सहायता करते हैं। तो हम आपको ये डायग्राम यानी एक किस तरह से जिसमें दोनों अंग पाए जाते हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी प्राथमिक जनन अंग और सहायक जनन अंग दोनों पाए जाते हैं, हम उसका एक डायग्राम बना करके आपको दिखा देते हैं। यूटेरस का, गर्भाशय का डायग्राम बना कर दिखा देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं गर्भाशय है। ये फिम्ब्रिन कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसे कहा जाता है झालर, या फिम्ब्रिन कहा जाता है अंग्रेजी में। और यह जो लगा होता है अंडाशय होता है, जिसे ओवरी कहते हैं। अब ये पूरा गर्भाशय है। इस तरीके से अब हमको देखना क्या, अब इसका सारे जो भाग हैं इसके यूटेरस के गर्भाशय, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, इसे गर्भाशय कहा जाता है, गर्भाशय या यूटेरस कहते हैं, और इसे हम कहते हैं अंडाशय, अंडाशय या ओवरी कहा जाता है। ठीक, अंडाशय या ओवरी हुआ, इसे गर्भग्रीवा कहा जाता है, गर्भग्रीवा कहते हैं, और इसे योनि कहा जाता है। ठीक, योनि, गर्भग्रीवा, अंडाशय और गर्भाशय, जैसे यूटेरस कहते हैं। उसके बाद इसके इसका जो बीच वाला भाग है, यहां से यहां तक को, इसे कहते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी। ठीक, तो इतने भाग किसके पाए गए, गर्भाशय। एक गर्भाशय के इतने सारे भाग पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो एक अंडवाहिनी होती है, इसके भी कई मुख्य पार्ट होते हैं। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि अंडवाहिनी के कौन कौन से भाग हैं। सबसे नीचे की तरफ जो भाग पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, झालर कहा जाता है, जिसके माध्यम से
ये क्या होता है, अंडा से जुड़ा होता है। इसे कहते हैं झालर या फिम्बरिन कहा जाता है, फिम्ब्राई, ठीक है, इसे फिम्बरी कहा जाता है, फिम्बरी या झालर कहते हैं। अब इसके बाद जो होता है, झालर के बाद की जो संरचना होती है उसे कहते हैं कीपक या इनफंडिकुलम। क्या कहते हैं, कीपक, ये इसे कहते हैं इनफंडिकुलम। इनफंडिकुलम। अब इनफंडिकुलम के बाद जो संरचना आती है उसे तुम्बिका या एम्पुला कहा जाता है। इसे कहते हैं तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं, ठीक है। अब तुम्बिका या एम्पुला के बाद जो संरचना पाई जाती है इसे इस्थमस या संकीर्ण पथ कहा जाता है। इस्थमस या संकीर्ण पथ कहते हैं, ठीक। तो यह जो संरचना हुई किसकी हुई, एक यूटेरस यानी एक अंडवाहिनी की संरचना, ठीक है। अंडवाहिनी की संरचना में आपको बताया गया इस्थमस, उसके बाद एम्पुला। इसका नाम अंग्रेजी में याद करिएगा, ज्यादा बढ़िया है, हिंदी थोड़ी सी हार्ड है और हिंदी पूछा भी नहीं जाता। जब पूछा जाएगा आपको परीक्षा में तो आपको यही बताना है, यही सारे पूछे रहेंगे। कीपक जैसे तुम्बिका पूछा नहीं जाएगा, एम्पुला हिंदी में लिख दिया जाता है, इंग्लिश में स्पेलिंग में नहीं, हिंदी में ही तुम्बिका लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से एम्पुला हिंदी में ही लिख दिया जाता है, ये तुम्बिका नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको जानने के लिए बताया गया इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिकुलम और फिम्ब्राई, इतने भाग होते हैं किसके, अंडवाहिनी के। अब हम आपको बता देते हैं किस तरीके से, और इसके कुछ और भाग होते हैं जो बाह्य जननांग कहे जाते हैं, ठीक है, जिसको बनाना यहाँ आसान नहीं है, ठीक है। और उसको आप लोग पढ़िएगा, जैसे इसका जो बाह्य जननांग होता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, उसके बाद वाल्वा वेगेनिया, ठीक है। ये सारी चीजें इसके बाह्य जननांग कहे जाते हैं। उन सारी चीजों को आप अध्ययन करिएगा बुक के माध्यम से। तो आगे हम आपको बताते हैं कि थोड़ा सा बता दिए इसके बारे में कि किस तरीके से, अब तो ये बन गया एक मादा जननांग, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसको दो भागों में बांटा गया, एक क्या होता है प्राथमिक जननांग, दूसरा आपको दिखाया गया द्वितीयक या सहायक जननांग, ठीक है। जो प्राथमिक जननांग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय या ओवरी कहते हैं। अब अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अब यही अंडाणु झालर के माध्यम से कहां पर पहुंचता है, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी किस स्थान पर पहुंचता है, इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन, यानी इस्थमस और इम्पुला के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, जैसे तुम्बिका या एम्पुला और इस्थमस के बीच का जो स्थान होता है उसे हम इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन कहते हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए तत्पर होते हैं, तो क्या होता है, जब जनन की क्रिया के द्वारा जब इसमें क्या होता है, स्पर्म प्रवेश करता है, यानी शुक्राणु जो होते हैं वो प्रवेश करते हैं, ठीक है। शुक्राणु जब इस तरीके से इसमें क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। यह शुक्राणु जो होता है ये कहाँ पहुंचते हैं, इसके पास। अब यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में कि अंडाणु शुक्राणु से किस स्थान पर मिलता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु जो होता है अंडाशय से और शुक्राणु जनन की क्रिया के द्वारा जब मादा पथ के माध्यम से किस स्थान पर निषेचन का कार्य होता है। तो आप बताएंगे इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन पे अंडाणु और स्पर्म दोनों आपस में मिलते हैं। तो इतना बात समझ में आया आपको, जैसे स्पर्म यहाँ पर प्रवेश किया और कहाँ पर आया, अंडवाहिनी में आया, अंडवाहिनी के किस स्थान पर आया, इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन पर आया, और शुक्राणु क्या किया, किसके माध्यम से, टेल के माध्यम से
अब शुक्राणु के आगे बताया जाएगा शुक्राणु की संरचना। सिर्फ आप इतना जान लेते हैं कि शुक्राणु यहाँ पर प्रेस करता है और इंटरनेशनल संरचना पहुंचता है जहाँ निषेचन का कार्य होता है। तो इतना एक क्या आपको पूरा मादा जनन अंग के बारे में आपको बताया गया। अब हम आपको बताते हैं युग्मक जनन, जिसे क्या कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। इस डायग्राम को बना भी लीजिएगा और याद कर लीजिएगा जितने भी भाग हैं इसके, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से युग्मक जनन होता है, जिसे गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। इससे पहले आपको बताया गया युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहा जाता है। और युग्मक का निर्माण होता कहाँ है, ये अंग भी आपको दिखा दिए गए, मेल में भी और फीमेल में भी। मेल में जो होता है यानी नर में, मेल मीन्स नर, यानी नर में जिस भाग में होता है शुक्राणु का निर्माण उसे वृषण कहा जाता है। वृषण जो होता है मुख्य जनन अंग कहलाता है। और मादा में अंडाशय यानी ओवरी जो होती है वह प्राथमिक जनन अंग यानी मुख्य जनन अंग कहलाती है, जहां पर अंडाणु का निर्माण होता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो हेडिंग जो आप बनाएंगे वहां पर लिख लेंगे युग्मक जनन। युग्मक जनन आपको बताया जिसे अंग्रेजी में गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। आपको बताएंगे युग्मकों के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहा जाता है। लिख सकते हैं युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मकों का निर्माण, ठीक है। युग्मकों का निर्माण ही क्या कहलाता है, ठीक है। युग्मकों का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। यानी जब युग्मक का निर्माण होता है तो वही क्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे इसमें आपको बताया गया युग्मकों के निर्माण की क्रिया क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहा जाता है। और यह जो युग्मक का निर्माण होता है वह किशोरावस्था में होता है। जब नर किशोरावस्था में होता है तब किशोरावस्था मतलब 13 से 14 वर्ष की आयु में, जब वह 13 से 14 वर्ष की उम्र में होता है तो उसमें किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। यह क्रिया कैसे होती है वो हम आपको बताते हैं आगे। तो युग्मक जनन को दो भागों में बांटा गया। पहला होगा शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और दूसरा होगा अंडाणु जनन, अंडाणु जनन जिसे ओवरजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। दो हुआ शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। यानी शुक्राणु जनन अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप, वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहा जाता है। यानी वृषण में शुक्राणु जनन को ही क्या कहते हैं, वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण को ही क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनन कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं अंडाणु जनन, यानी अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को क्या कहते हैं, अंडाणु जनन कहा जाता है। अब जब अंडाशय कहाँ पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनन अंग है अंडाशय। अब अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहते हैं, अंडाणु जनन कहा जाता है, ठीक। तो अब हम आपको ले चलते हैं शुक्राणु जनन के बारे में डिटेल में बताते हैं किस तरह से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इस तरीके से अब पहले हम देखेंगे शुक्राणु जनन, ठीक है। अब शुक्राणु जनन जो होता है किस तरीके से देखा जाता है। अब इससे पहले आपको वृषण की आंतरिक संरचना बताइए, ठीक है। शुक्राणु जनन, ठीक है। अब शुक्राणु जनन में वृषण की आंतरिक संरचना बताइए। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। जैसे एक क्या पाया जाता है, टेस्टिस की जो संरचना दिखाई गई इस तरीके से, ठीक। अब इसमें जो होते हैं 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं।
अब यहाँ पर हम आपको 4 बना करके दिखाए थे पिछली क्लास में, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है, ठीक है। 250 बनाना आसान नहीं इसमें, इसलिए आपको कितना 4 बनाकर दिखाया गया। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होते हैं इसमें सुप्रजन नलिका पाई जाती है, ठीक है। कितनी सुप्रजन नलिका पाई जाती हैं, 1 से 3 हमने कहा था, ठीक है। यहाँ पर 1 से 3 सुप्रजन नलिकाएं होती हैं। अब इसी सुप्रजन नलिकाओं को बड़ा करके, यानी इसी सुप्रजन नलिकाओं को क्या किया गया था, सेक्शन काटा। ये क्या हो गया, सुप्रजन नलिका। अब सुप्रजन नलिका का हम अगर सेक्शन काटेंगे, सेक्शन काट करके हमने दिखा है जब किसी को गोलाकार आकृति में नलिका है, जब इसको हम सेक्शन काटेंगे, सेक्शन काट करके इधर से हम देखेंगे इसकी संरचना गोलाकार दिखाई देगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जो इसकी संरचना बन रही थी, अब इसमें 2 तरह की कोशिकाएं पाई गई थी। कौन कौन सी, एक सुप्रजन कोशिका, दूसरी सर्टोली कोशिका। सुप्रजन कोशिका को हमने गोलाकार आकृति में दिखाया था, और जो सर्टोली कोशिका होती है उसे हमने मल्टीप्लाई यानी गुणे के निशान में दिखाया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये क्या होगा, एक किसकी, सुप्रजन नलिका की आंतरिक संरचना, ठीक है। सुप्रजन नलिका की आंतरिक संरचना को दिखाएंगे। अब जो सुप्रजन नलिका है उसमें 2 तरह की कोशिकाएं, ठीक है। एक कोशिका को हमने बताया क्या कहते हैं, सुप्रजन कोशिका कहा जाता है, और जो सुप्रजन कोशिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, सुप्रजन कोशिका, ठीक है। अब ये जो सुप्रजन कोशिका होती है, एक क्या होगा सुप्रजन कोशिका, दूसरे कहते हैं सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, ठीक है। अब यह जो सुप्रजन कोशिका होती है शुक्राणुओं का निर्माण करती है, और सर्टोली कोशिका होती है ये बन रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो इसी अब इसके बीच में जो क्या पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या पाए जाते हैं, सुप्रजन नलिकाएं पाई जाती है। अब उन सुप्रजन नलिकाओं के बीच बीच में जो खाली स्थान होते हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहा जाता है, इसे अंतराली कोशिका कहा जाता है, ठीक है, अंतराली कोशिका, ठीक है। अब इन अंतराली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, ये आपको पहले बताया गया, अंतराली कोशिका, इसे अंतराली कोशिका कहा जाता है। अंतराली कोशिका जो होती है ये शुक्र निर्माण को प्रेरित करने का कार्य करती है, यानी ये हार्मोन्स का श्रवण करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का श्रवण करते हैं, जिसके माध्यम से ये क्या होते हैं, शुक्राणु यानी सुप्रजन कोशिका का निर्माण होता है, सुप्रजन कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करती है, ठीक। इतनी बात है समझ में। अब हम आपको बताते हैं सुप्रजन नलिका सबसे इंपॉर्टेंट किस तरीके से होती है। इस सुप्रजन नलिका के बारे में हमको पढ़ना है, अब किस तरह सुप्रजन नलिकाओं के माध्यम से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे जो सुप्रजन नलिका होती है, इस सुप्रजन नलिका में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, और वे कोशिकाएं जो होती हैं, एक को सुप्रजन कोशिका और दूसरी को सर्टोली कोशिका कहा जाता है। अब एक सुप्रजन कोशिका और दूसरी सर्टोली कोशिका। अब किस तरह से सुप्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिका के माध्यम से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और हम आपको बताते हैं किस तरीके से यह क्रिया लिखी जाती है, ठीक। अब इसमें जैसे हम मान लेते हैं ये एक जो है क्या हुई, सुप्रजन कोशिका, ठीक है। अब इस सुप्रजन कोशिका के माध्यम से किस तरीके से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो हम इसी को बड़ा करके देख लेते हैं, ठीक, इस तरीके से। अब हम देखेंगे किस तरीके से इससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो एक यह जो कोशिका बनती है इसे क्या कहते हैं, सुप्रजन कोशिका कहा जाता है, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है। इसे लिख सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, या हम सुप्रजन नलिका कह सकते हैं, यानी सुप्रजन कोशिका, सुप्रजन कोशिका कहते हैं ना, सुप्रजन कोशिका कहते हैं। यह जो होता है द्विगुणित होता है, ठीक है, डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। अब इस सुप्रजन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, क्या होगा, समसूत्री विभाजन,
समसूत्री विभाजन, ठीक है। और उस समसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे प्राथमिक सुकृजन कोशिका कहते हैं। अब ये जो होगा ये दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, प्राथमिक सुकृजन कोशिका कहा जाता है। लेकिन हमको सिर्फ एक ही कोशिका की आवश्यकता है, हम इसके एक को हटा देते हैं, ठीक है। अब इसे क्या कहेंगे हम, प्राथमिक सुकृजन कोशिका। प्राथमिक सुकृजन कोशिका कहेंगे। अब यह जो प्राथमिक सुकृजन कोशिका होती है, यह भी क्या होती है, द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड कंडीशन में होती है, ठीक है। अब इस प्राथमिक सुकृजन कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, वो आपको बताते हैं आगे चल करके। तो इसके द्वारा जो दो बनी हुई कोशिकाएं होती हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा इसमें क्या हो जाएगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब इस अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा क्या होगा, अब फिर से यही जो कोशिका होती है, इसके द्वारा अर्धसूत्री विभाजन का निर्माण हुआ, इसमें यंग कंडीशन में पाया गया, इसे कहते हैं द्वितीयक सुकृजन कोशिका। क्या कहेंगे, द्वितीयक सुकृजन कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब जो द्वितीयक सुकृजन कोशिका होती है, इसमें होता है फिर से अर्धसूत्री विभाजन होगा इसमें, ठीक है। ये भी वही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन सब में अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इसे अर्धसूत्री लिख सकते हैं सेकेंड, अर्धसूत्री सेकेंड, ठीक है। अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन हुआ। अब इसे जो अर्धसूत्री सेकेंड हुआ, इसे कहेंगे हम शुक्राण प्रसू, ये इसे कहते हैं शुक्राण प्रसू कहा जाता है, ठीक है। अब यह जो शुक्राणु प्रसू होते हैं, ये इसे इंग्लिश में हम स्पर्मेटिड कह सकते हैं, स्पर्मेटिड कहते हैं। स्पर्मेटिड या शुक्राणु प्रसू होता है, वह जो है किसका निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है, ठीक है। ये किसका निर्माण करते हैं, स्पर्म का निर्माण करते हैं, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण करते हैं, ठीक। यह प्रक्रिया आपको समझ में आई। ऐसे हमने बताया, फिर से एक बार बता देते हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया यानी सुकृजन कोशिका जो होती है, यह क्या करती है, समसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, और वे दो कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजित होकर के, अब यह कोशिका क्या विभाजित होकर के अर्धसूत्री विभाजन किया। अर्धसूत्री विभाजन इसमें कौन सा होगा, फर्स्ट, ठीक है। इस तरह से मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड होता है, ठीक है, माइटोसिस फर्स्ट, माइटोसिस सेकंड। उसी तरीके से हिंदी में इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को अर्धसूत्री यानी इसके प्राथमिक सुकृजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसके द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं, जिसे द्वितीयक सुकृजन कोशिका कहा जाता है। यह डिप्लॉयड होती हैं, और एक कोशिकाओं में फिर से अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, जिसे सेकंड कहा जाता है। अब इसके द्वारा जो बनी कोशिकाएं होती हैं, शुक्राणु प्रसू कोशिका या स्पर्मेटिड कहा जाता है। अब ये जो स्पर्मेटिड होते हैं, इनके द्वारा किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है या स्पर्म का निर्माण होता है। देखिए, इस तरीके से शुक्राणु के निर्माण की पूरी क्रिया आपको बताई गई। एक चीज और हम आपको बता देते हैं, जैसे जो इसमें शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करने वाली जो हार्मोन्स होते हैं, जिसे GnRH कहा जाता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स,
ठीक है। ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं ये अग्रपीयूष ग्रंथि पर वर्क कर उसे उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। जो अग्रपीयूष ग्रंथि होती है उस पर कार्य करके उसे क्या करते हैं, उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। और जब ये उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजन की क्रिया द्वारा हार्मोन्स का स्राव करते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं LH और FSH ना, जिसके द्वारा लीडिंग कोशिका का FH, LH और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये LH जो होता है वो लीडिंग कोशिका का निर्माण करता है। वह लीडिंग कोशिका जो होती है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती है, ठीक है। और वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ पर स्रावित होता है, आपको इससे पहले दिखाया गया फिगर, ठीक है। जो उसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम अंतराली कोशिका कहा जाता है। अंतराली कोशिका में ये सारी क्रियाएं देखी जाती हैं, ठीक है। तो अब हम आपको एक शुक्राणु के बारे में बताते हैं किस तरीके से एक शुक्राणु का निर्माण होता है। अब एक शुक्राणु की अगर संरचना को देखना चाहें तो हम इस तरीके से देखेंगे। एक शुक्राणु में इस तरीके से एक शुक्राणु की संरचना होती है। इस तरीके से शुक्राणु, अब इसके बीच का जो भाग होता है उसे हम कहते हैं केंद्रक, और शुक्राणु के बाहर की तरफ यानी ऊपरी कवर इस तरीके से पाई जाती है, इसे एक्टोसोम कहते हैं। यानी शुक्राणु को कुल मिलाकर 3 भाग में बांटा जाता है। पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हेड या शीर्ष कहा जाता है, इसे हेड या शीर्ष कहते हैं। इसे कहते हैं मध्य भाग, ठीक है, या मिडिल पीस, मिडिल या इसका मध्य भाग। उसके बाद इसे कहते हैं टेल या पूंछ कहा जाता है, टेल या पूंछ। अब इसके कुल 3 भाग बताए गए, ठीक है। यहां से यहां तक की संरचना को क्या कहते हैं, हेड कहा जाता है। और फिर यहां से यहां तक क्या कहते हैं, मिडिल भाग कहा जाता है, मध्य भाग। और नीचे की तरफ जो संरचना पाई जाती है इसे पूंछ कहते हैं। अब यह जो हेड होता है, हेड के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहा जाता है, एक्रोसोम कहते हैं। और इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है हेड के अंदर उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है माइटोकांड्रिया लगे होते हैं। माइटोकांड्रिया का कार्य होता है इसे शुक्राणु को पोषण देना। शुक्राणु होते हैं जो इसको बना है इसे पोषण देना, क्योंकि जो माइटोकांड्रिया होता है इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल ना, यानी कोशिकाओं का विद्युत गृह कहा जाता है किसे, माइटोकांड्रिया को। अब यह माइटोकांड्रिया जो होता है, माइटोकांड्रिया उसके बाद टेल हुआ, ठीक है। जो टेल होता है यह मूव करने में सहायता होता है, कहां पर, जन्म पथ पर। अब फिर से देख लेते हैं इसे। जो एक्रोसोम जो होता है वह आपको दिखाया गया इस तरह से क्या होते हैं, जनन पथ आपको दिखाया गया, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर अंडाशय पाया गया, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, जहाँ पर पहुंचता है पोलेक्सुलर जंक्शन पर, तो शुक्राणु योनि के माध्यम से क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। और इसके ऊपर का जो यानी यहाँ जब ये स्खलन की क्रिया के द्वारा शुक्राणु को मादा जनन पथ पर छोड़ दिया जाता है तो इसके माध्यम से क्या करती है, मूव करती है, गति करने का कार्य करती है। और गति करने की ऊर्जा कौन प्रदान करता है, यही माइटोकांड्रिया ऊर्जा प्रदान करती है। और जब ये यहाँ पर पहुंचता है तो जो इसका केंद्रक जो होता है इसके अंदर, यह जो ओवा होगा इसके अंदर प्रवेश करेगा, लेकिन उससे पहले की एक घटना होती है जो
कार्य कौन पूरा करता है? एक्रोसोम पूरा करता है। इसकी बाहरी परत जो अंडाणु पाया जाता है, इसकी बाहरी परत को जो कहते हैं जोना पेलुसिडा। जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है, इसको बेधने की क्षमता किसमें होती है? एक्रोसोम में। एक्रोसोम एक ऐसा जो है हार्मोन स्रावित करता है जिसके कारण क्या होता है? टूट जाती है। जोना पेलुसिडा टूट जाती है तो इसके अंदर स्पर्म का केंद्रक प्रवेश कर जाता है और निषेचन का कार्य पूरा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो भाग 2 रहा समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन इस पूरे चैप्टर को या पूरे जीव विज्ञान को कक्षा 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसी तरह तरीके सिलसिलेवार सारे सब्जेक्ट आपको बताए जाएंगे। आप जो है क्रमवाइज तरीके से और सबसे पहले वीडियो को पाने के लिए इस जीजे ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सकें। ठीक है, धन्यवाद। तो आपको फिर इसके बाद जो इसके बाद वाला भाग है यानी अंडाणु का निर्माण किस तरीके से होता है, आपको बताया गया युग्मजनन शुक्राणु के निर्माण की क्रिया। अब आपको अगले भाग में बताया जाएगा अंडाणु जन्म किस तरीके से होता है। ठीक है।